हमारी बहुत सफल कांग्रेस रही है। हमने 3 काम किए हैं। सबसे पहले हमने अपनी पार्टी की लाइन पर फैसला किया है जो साहसपूर्वक जनता को संगठित करेगी और लोगों की ताकतों का विस्तार करेगी ताकि हमारी पार्टी के नेतृत्व में वे जापानी हमलावरों को हराएंगे, पूरे लोगों को मुक्त करेंगे और एक नया निर्माण करेंगे, लोकतांत्रिक चीन। दूसरा, हमने नए पार्टी संविधान को अपनाया है। तीसरा, हमने पार्टी की अग्रणी संस्था केंद्रीय समिति को चुना है। अब से हमारा कार्य पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने में संपूर्ण सदस्यता का नेतृत्व करना है। हमारी जीत की कांग्रेस रही है, एकता की कांग्रेस रही है। प्रतिनिधियों ने तीनों रिपोर्टों पर उत्कृष्ट टिप्पणियां की हैं। कई साथियों ने आत्मालोचना की है। आत्मालोचना के माध्यम से वस्तुनिष्ठ एकता हासिल की गई है। यह कांग्रेस एकता, आत्मालोचना और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र का एक मॉडल है। जब कांग्रेस बंद हो जाएगी तो कई कॉमरेड अपने पदों और विभिन्न युद्ध मोर्चों के लिए रवाना हो जाएंगे। साथियों, आप जहां भी जाएं, आपको कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार करना चाहिए और पार्टी के सदस्यों के माध्यम से व्यापक जनता को समझाना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार करने का हमारा उद्देश्य क्रांति की निश्चित विजय में पूरी पार्टी और पूरी जनता का विश्वास पैदा करना है। हमें सबसे पहले अग्रणी दल की राजनीतिक चेतना को जगाना होगा ताकि दृढ़ संकल्प और बलिदान से निडर होकर वे जीत हासिल करने के लिए हर कठिनाई को पार कर सकें। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हमें संपूर्ण लोगों की राजनीतिक चेतना भी जगानी चाहिए ताकि वे स्वेच्छा से और खुशी से हमारे साथ मिलकर जीत के लिए लड़ सकें। हमें सभी लोगों को इस विश्वास के साथ प्रेरित करना चाहिए कि चीन प्रतिक्रियावादियों का नहीं बल्कि चीनी लोगों का है। एक प्राचीन चीनी दंतकथा है जिसका नाम है द फुलिश ओल्ड मैन हु रिमूव्ड द माउंटेन्स। यह एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताता है जो बहुत समय पहले उत्तरी चीन में रहता था और उसे उत्तरी पर्वत के मूर्ख बूढ़े आदमी के रूप में जाना जाता था। उनका घर दक्षिण की ओर था और उनके दरवाजे के बाहर 2 बड़ी चोटियां ताइहांग और वांगवो रास्ता रोक रही थीं। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कुदाल हाथ में लेकर बड़े मनोयोग से इन पहाड़ों को खोदना शुरू कर दिया। एक अन्य ग्रेबीड, जिसे समझदार बूढ़े आदमी के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें देखा और उपहास करते हुए कहा, आप ऐसा करने में कितने मूर्ख हैं। आप कुछ लोगों के लिए उन 2 विशाल पहाड़ों को खोदना बिल्कुल असंभव है। मूर्ख बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, जब मैं मरूंगा तो मेरे बेटे आगे बढ़ेंगे, जब वे मरेंगे तो मेरे पोते होंगे और फिर उनके बेटे और पोते और इसी तरह अनंत तक। वे जितने ऊंचे हैं, पहाड़ उतने ऊंचे नहीं हो सकते। जितना अधिक हम खोदेंगे वे उतने ही नीचे होंगे। हम उन्हें साफ क्यों नहीं कर सकते? बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के गलत दृष्टिकोण का खंडन करने के बाद वह अपने दृढ़ विश्वास पर अडिग रहकर हर दिन खुदाई करता रहा। इससे ईश्वर प्रभावित हुए और उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को नीचे भेजा जो पहाड़ों को अपनी पीठ पर उठाकर ले गए। आज 2 बड़े पहाड़ चीनी लोगों पर बोझ की तरह पड़े हैं। एक है साम्राज्यवाद, दूसरा है सामंतवाद। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत पहले ही उन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना लिया था। हमें दृढ़ रहना चाहिए और निरंतर काम करना चाहिए और हम भी भगवान के दिल को छू लेंगे। हमारा भगवान कोई और नहीं बल्कि चीनी लोगों की जनता है। यदि वे खड़े होते हैं और हमारे साथ मिलकर खुदाई करते हैं तो इन दोनों पहाड़ों को साफ क्यों नहीं किया जा सकता? कल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो रहे 2 अमेरिकियों के साथ बातचीत में मैंने कहा कि अमेरिकी सरकार हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हम कम्युनिस्टों के खिलाफ चियांग काई शेक का समर्थन करने की अमेरिकी सरकार की नीति का विरोध करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों और उनकी सरकार के बीच और दूसरे अमेरिकी सरकार के भीतर नीति निर्माताओं और उनके अधीनस्थों के बीच अंतर करना चाहिए। मैंने इन दोनों अमेरिकियों से कहा, अपनी सरकार के नीति निर्माताओं से कहें कि हम आप अमेरिकियों को मुक्त क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकते हैं क्योंकि आपकी नीति कम्युनिस्टों के खिलाफ चियांग काई शेक का समर्थन करने की है। और हमें सतर्क रहना होगा। यदि आपका उद्देश्य जापान से लड़ना है तो आप मुक्त क्षेत्रों में आ सकते हैं, लेकिन पहले एक समझौता होना चाहिए। हम आपको हर जगह घूमने की अनुमति नहीं देंगे। चूंकि पैट्रिक जे हर्ले ने सार्वजनिक रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग के खिलाफ घोषणा की है, आप अब भी हमारे मुक्त क्षेत्रों में क्यों आना और घूमना चाहते हैं?
कम्युनिस्टों के खिलाफ चियांग काइशेक का समर्थन करने की अमेरिकी सरकार की नीति अमेरिकी प्रतिक्रियावादियों की निर्लज्जता को दर्शाती है। लेकिन चीनी लोगों को जीत हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिक्रियावादियों की सभी साजिशें, चाहे वे चीनी हो या विदेशी, विफल हो जाती हैं। आज विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियां मुख्य धारा हैं, जबकि प्रतिक्रिया केवल प्रतिधारा है। प्रतिक्रियावादी प्रतिधारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोगों के लोकतंत्र की मुख्य धारा को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कभी भी मुख्य धारा नहीं बन सकती है। आज पुरानी दुनिया में अभी भी 3 प्रमुख विरोधाभास हैं, जैसा कि स्टालिन ने बहुत पहले बताया था। पहला, साम्राज्यवादी देशों में सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच विरोधाभास। दूसरा, विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच विरोधाभास। और तीसरा, औपनिवेशिक और अर्धऔपनिवेशिक देशों और साम्राज्यवादी महानगरीय देशों के बीच विरोधाभास। ये 3 अंतर्विरोध न केवल विद्यमान हैं, बल्कि वे और अधिक तीव्र एवं व्यापक होते जा रहे हैं। उनके अस्तित्व और विकास के कारण वह समय आएगा जब आज भी अस्तित्व में मौजूद प्रतिक्रियावादी सोवियत विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी और लोकतंत्र विरोधी प्रतिधारा बह जाएगी। इस समय चीन में 2 कांग्रेस हो रही हैं, कुओमितांग की 6ठी राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की 7वीं राष्ट्रीय कांग्रेस। उनके लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। एक का उद्देश्य चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य सभी लोकतांत्रिक ताकतों को खत्म करना है और इस तरह चीन को अंधेरे में डुबाना है। दूसरे का उद्देश्य जापानी साम्राज्यवाद और उसके समर्थकों, चीनी सामंती ताकतों को उखाड़ फेंकना और एक नए लोकतांत्रिक चीन का निर्माण करना है और इस प्रकार चीन को प्रकाश की ओर ले जाना है। वे 2 पंक्तियां एक दूसरे के विरोध में हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में और उसकी 7वीं कांग्रेस की लाइन द्वारा निर्देशित चीनी लोग पूर्ण जीत हासिल करेंगे, जबकि कुओमितांग की प्रतिक्रांतिकारी लाइन अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगी।